जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर आपकी क्लास यूनिवर्सिटी में हो रही है? नहीं बेटा ऑनलाइन हो रही है, वो यूनिवर्सिटी में ही रही है लेकिन ऑनलाइन है। ओके सर। अच्छा बच्चों काफी ज्यादा बच्चे हैं आज तो, मैं तो हैरान परेशान ही हो गया हूँ देख के। कहाँ हैं बाकी बच्चे? सर सर पेपर हो रहा है कुछ स्टूडेंट्स का। अच्छा यहाँ पे मेरे पास 70 प्लस की स्ट्रेंथ है और यहाँ पे सिर्फ 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं टोटल। सबका पेपर है। चलें स्टार्ट करते हैं। टुडेज लेक्चर इज अबाउट हिप जॉइंट पैथोलॉजी। हम लोगों ने बेटा लास्ट टाइम बात की थी अबाउट द एनाटमी एंड आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स ऑफ द हिप जॉइंट, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी अबाउट सम पैथोमैकेनिक्स के what do you mean by anti-version or retroversion and what is the difference between coxa coxa vara and coxa valga, ठीक है। और यही हम लोगों ने बेसिक चीजों के बारे में बात की थी नाउ। और उसके बाद हम लोगों ने बात की थी बेटा अबाउट टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी, जिसमें हम लोगों ने पैथोलॉजिकल कंडीशंस की बात की थी रिगार्डिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। और फिर हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से हम लोग टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी में कौन कौन सी इंडिकेशंस होती हैं, कौन कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस कौन सी हैं, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस कौन सी हैं। फिर हम लोगों ने डिफरेंट अप्रोचेस की बात की थी। 2 टाइप्स हैं सर्जिकल सर्जरी की, एक है स्टैंडर्ड अप्रोच और एक होती है आपकी मिनिमल इन्वेसिव अप्रोच। दीज आर द 2 टाइप्स, ठीक है। उसको अगर हम लोग फर्दर एक्सप्लेन करते हैं ईच टाइप को, तो उसके आगे से फर्दर 3 सब टाइप्स हैं बेस ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इंसिजन, कि हम लोग किस डायरेक्शन से इंसिजन को स्टार्ट कर रहे हैं, आइदर इट इज फ्रॉम द इंटीरियर एस्पेक्ट, फ्रॉम द लेटरल एस्पेक्ट और फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ठीक है। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी की भी इसी तरीके से 3 टाइप्स हैं और स्टैंडर्ड अप्रोच की भी इसी तरीके से 3 टाइप्स हैं, ठीक है। So now we are going to know about the complications that are occurred as a result of total hip arthroplasty. In this lecture, we have to learn about this and how we are going to manage such conditions. Okay. Now let's. I'm going to share the screen with you people regarding this new lecture. Okay, so here are some risk factors that are actually associated with the complications
after total hip arthroplasty. और बेटा complications after total hip arthroplasty, the most common complication is dislocation of the hip joint or dislocation of the prosthetic implant. जो इम्प्लांट आप लोगों ने इंसर्ट, हम लोगों ने या सर्जन ने इंसर्ट किया होता है, उसके डिसलोकेशन के बहुत चांसेस होते हैं आफ्टर टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी. देयर आर सम रिस्क फैक्टर्स व्हिच आर यूजुअली एसोसिएटेड विद इट. ठीक है, सो हम इन रिस्क फैक्टर्स को बेटा डिवाइड करते हैं दो तरह से. The one is the patient related risk factors and the other one is surgery related risk factors. ठीक है, अब वो कहते हैं कि कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो पेशेंट पर डिपेंड कर रहे हैं, पेशेंट की वजह से वो डिसलोकेशन हो सकती है, और कुछ ऐसे हैं जो कि सर्जन के ऊपर डिपेंड करें या सर्जरी रिलेटेड है, जो कि सर्जरी की वजह से या सर्जन की वजह से डिसलोकेशन कॉज कर सकते हैं. सो हम वन बाय वन इसको पढ़ते हैं. सबसे पहली बात ये वो कहते हैं कि जी अगर तो एज है 80 to 85 ईयर्स, मतलब कि एज काफी ज्यादा है, ठीक है, तो उनमें ज्यादा चांसेस हैं डिसलोकेशन के. ठीक है, इसके अलावा वो कहते हैं कि ऐसे पेशेंट्स जिनमें आप लोगों ने देखा हो कि जैसे ये एज है 80-85, इनमें अक्सर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है कि नहीं ऐसी एज में? जी पार्टिसिपेंट्स, होता है सर। ऐसी एज में यूजुअली शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, और क्योंकि डिजनरेशन ब्रेन की भी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, और अगर किसी में वैसे ही कोई कॉग्निटिव डिसफंक्शन हो, ठीक है, तो उनमें तो वैसे ही शॉर्ट टर्म भी मेमोरी लॉस होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस भी हो जाता है. तो ऐसे तमाम पेशेंट्स, ठीक है, जिनमें ये इशू हो, ठीक है, जिनकी एज ज्यादा हो, उनमें डिसलोकेशन के चांसेस ज्यादा हैं. क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस क्यों एक्चुअली कॉज कर रहा है डिसलोकेशन? क्योंकि कुछ प्रिवेंशंस होती हैं कि जी आपने जैसे कि हिप को नीज से नीचे नहीं लेके जाना. बैठते हुए आपने हिप को नीज से नीचे नहीं लेके जाना, मीन्स टू से 90 डिग्री फ्लेक्शन से ज्यादा आपने फ्लेक्शन नहीं करनी. ठीक है, अब वो जो 90 डिग्री से ज्यादा फ्लेक्शन है वो एक्चुअली स्ट्रेस प्रोड्यूस करती है ऑन टू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, जिसकी वजह से वो कहते हैं डिसलोकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ऐसे पेशेंट जिनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो, अगर आप उनको एजुकेट कर भी देंगे तो भी उनके चांसेस हैं कि वो ऑब्वियसली क्योंकि लॉस है तो उनको याद ही नहीं रहेगा, और वो हो सकता है कि वो बैठ जाएं किसी काउच के ऊपर, ठीक है, किसी सोफा के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से डिसलोकेशन हो सकती है. सेकंड चीज कि जी अगर आपने टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी यूज किया फॉर फेमोरल नेक फ्रैक्चर, ठीक है, अगर तो फेमोरल नेक फ्रैक्चर के लिए आप लोगों ने टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी यूज की है तो अल्टीमेटली उसमें भी डिसलोकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली फेमोरल नेक के पास फेमोरल नेक वो एरिया है जहां से ब्लड सर्कुलेशन जा रही है, और फेमोरल नेक अगर फ्रैक्चर होती है तो यू मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पर जो ब्लड सप्लाई होती है वो भी आपकी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से देयर आर चांसेस ऑफ नेक्रोसिस और देयर आर चांसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज कि जी ऐसे पेशेंट्स जिनमें प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है जिसमें रेमाटाइड आर्थराइटिस है और एक पेशेंट है जिसमें ऑस्टियो आर्थराइटिस है, तो ऐसा पेशेंट जिसमें रेमाटाइड आर्थराइटिस है उसके चांसेस ज्यादा हैं कि उसकी डिसलोकेशन हो जाए, ठीक है, आने वाले दिनों में. ऑस्टियोआर्थराइटिस क्योंकि डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है, उसका ऐसे कोई प्रोग्रेशन से कोई लेना देना नहीं, अगर तो वो सर्जरी हो जाती है, ठीक है, और प्रॉपर जो थेरेपी है वो भी हो जाती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्टियोआर्थराइटिस से ऐसा कोई इफेक्ट आएगा या डिसलोकेशन के चांसेस होंगे. ठीक है, नेक्स्ट वन इज के जी ऑब्वियसली इंफ्लेमेटरी जो डिजीजेस होती हैं, ठीक है, वो आपके सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज को भी क्या करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज को भी अफेक्ट करती हैं, और उनमें भी पैथोलॉजिकल कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि जी साइनोवाइटिस होता है, ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन रप्चर होना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो इसी तरीके से टेंडन्स की जैसे टिनोसाइनोवाइटिस होता है, तो इसी तरीके से वो कहते हैं हिप जॉइंट के अराउंड भी जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज होंगे अगर उनमें इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथी स्टार्ट हुई है तो उनकी उन सॉफ्ट टिश्यूज की इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी वो कहते हैं कि आपकी डिसलोकेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे. ठीक है, फिर वो कहते हैं कि लास्ट के if there is another surgery prior to this total hip arthroplasty, अगर टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी से पहले कोई हिप की सर्जरी हुई है तो उसकी वजह से भी वो कहते हैं डिसलोकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज कि इफ देयर इज अ प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव मस्कुलर वीकनेस, अगर तो बेटा प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव को मस्कुलर वीकनेस है या कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं तो भी टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी
के बाद डिसलोकेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज जो मैंने आपको 80 और 85 इयर्स के साथ ओल्ड एज के साथ मैंने आपको कंबाइन करके पढ़ा दिया कीजिए, इफ देयर इज ओल्ड एज पेशेंट्स, ठीक है, जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है और उस जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी है, तो उनमें ये जो रिस्क फैक्टर है ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स डिसलोकेशन ऑफ द हिप जॉइंट। बच्चों यहाँ तक बात की समझ आ गई है पेशेंट रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स की? Yes, sir. Participant, okay. Now the next one is surgery related risk factor। सर्जरी रिलेटेड में सबसे पहली बात तो ये कि जी अप्रोच आपने कौन सी यूज की है। वो कहता है कि जी जो पोस्टीरियर अप्रोच यूज की जाती है उसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं डिसलोकेशन के। व्हाई? बेटा पोस्टीरियरली हिप जॉइंट कैप्सूल जो होता है दैट इज थिन एंड लेग्स, ठीक है, वो इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। और जब हम पोस्टीरियर अप्रोच ही यूज करें तो उसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली हमने तो कैप्सूल को इंसाइज करना है। जब हमने कैप्सूल को इंसाइज किया तो जो पहले से ही थिन और लेग्स कैप्सूल है वो अल्टीमेटली फिर क्या हो जाएगा, और वीकर हो जाएगा, ठीक है। और वो जो पहले थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दे रहा था वो भी स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा, ठीक है। सो द पोस्टीरियर अप्रोच की वजह से डिसलोकेशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इस वजह से क्योंकि वहां पे जो कैप्सूल है वो इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा। सेकेंडली वो कहता है इंटीरियर एंट्रोलेटरल अप्रोचेस, इनमें कम चांसेस हैं डिसलोकेशन के, ठीक है। मैल पोजिशनिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इफ देयर इज मैल पोजिशनिंग ऑफ द प्रोस्थेटिक इम्प्लांट। अगर तो बेटा प्रोस्थेटिक इम्प्लांट ही मैल पोजिशन्ड है, मींस कि हम लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा है कि जी ओरिएंटेशन होती है एसिटेबुलम की और फीमोरल हेड की। अब वो ओरिएंटेशन क्या है कि दैट इज लेटरल इंफीरियर एंड एंटीरियर डायरेक्शन में है इसकी ओरिएंटेशन एसिटेबुलम की, ठीक है। और जो फेमोरल हेड है उसकी भी ओरिएंटेशन है इसके रिवर्स होती है। तो अगर यहाँ पे ये ओरिएंटेशन ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ दैट प्रोस्थेटिक इम्प्लांट अगर ये ओरिएंटेशन खराब हो जाए, लिटिल बिट भी डिस्टर्ब हो जाए, तो अल्टीमेटली डिसलोकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि जी सर्जरी के वक्त अगर आप पेशेंट या सर्जरी के वक्त अगर सर्जन ने जो है मस्कुलर इम्बैलेंस ठीक नहीं रखा या सॉफ्ट टिश्यू इम्बैलेंस ठीक नहीं किया, मींस कि जो मसल्स टाइट, जो सॉफ्ट टिश्यूज टाइट थे, अगर उन्होंने उसको रिलीज नहीं किया ड्यूरिंग द सर्जरी, ठीक है, तो अल्टीमेटली तब भी डिसलोकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड लास्ट वन इज के एक्सपीरियंस ऑफ द सर्जन, ठीक है। जी बेटा यहाँ तक बात की समझ आ गई कि हाउ द रिस्क फैक्टर्स आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट इट, Yes, sir. आगे. ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट वेट बेयरिंग। बेटा दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हिप आर्थ्रोप्लास्टी में। बाकी जितनी भी चीजें हैं, बाकी एक्सरसाइज हैं, बेड मोबिलिटी एक्सरसाइजेज हैं कि जी आप करवट लेना, आपको पता चले कि जी आपने करवट कैसे लेनी है, ठीक है, आपने उठना कैसे, ठीक है, किस पे सबसे पहले उठ के आपने मतलब वजन डालना है, वेट बेयरिंग करनी है, और किसके ऊपर आपने वेट बेयर नहीं करना, मींस अनइन्वॉल्व्ड और इन्वॉल्व्ड साइड की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा अब हम बात करते हैं अर्ली पोस्ट ऑप वेट बेयरिंग की, ठीक है। वो कहते हैं पोस्ट ऑपरेशन के बाद आफ्टर द आर्थ्रोप्लास्टी वेट बेयरिंग कैसे करनी है। वो कहते हैं ये जो वेट बेयरिंग है ये डिपेंड करती है ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहली जो चीज है दैट इज फिक्सेशन, ठीक है। कि जी फिक्सेशन किससे हुई है। फिक्सेशन का मतलब क्या है बेटा कि जी आपने कौन सा ऐसा मटेरियल, कोई ऐसा मटेरियल यूज किया है फिक्सेशन को, दोनों प्रोस्थेटिक इम्प्लांट को विद द बोन अटैच करने के लिए कोई आपने सीमेंट या कोई सब्सटेंस यूज किया है, या फिर आपने कोई सब्सटेंस यूज नहीं किया और आपने चाहा है कि जी बोन जो है वो उस प्रोस्थेटिक इम्प्लांट को फिक्स कर ले, जैसे जैसे बोन की ग्रोथ हो वो उस प्रोस्थेटिक इम्प्लांट को क्या कर ले, फिक्स कर ले, ठीक है। So there are two types, whether it is cemented, whether it is uncemented, जिसमें हम मटेरियल यूज नहीं करते और हम बॉन को अलाउ करते हैं कि बॉन जो है उसके अंदर उसको अच्छे तरीके से मजबूती से पकड़ ले जैसे जैसे ग्रोथ हो, ठीक है। और लास्ट में आपके पास होता है हाइब्रिड, जिसमें हम एक आर्टिकुलर सरफेस को सीमेंटेड कर देते हैं और दूसरे आर्टिकुलर सरफेस को अनसीमेंटेड ही रहने देते हैं। अब वो कहते हैं कि जी जो अगर तो मेथड ऑफ फिक्सेशन में सीमेंटेड
फिक्सेशन यूज हुई है तो हम अर्ली पोस्ट ऑफ वेट बेयरिंग की तरफ जाएंगे। पेशेंट जैसे ही आर्थ्रोप्लास्टी करवा के आएगा हम फौरन से वेट बेयरिंग करवाएंगे, लेकिन वेट बेयरिंग उतनी करवाएंगे जितनी कि पेशेंट टॉलरेट कर सके। हम पार्शियल वेट बेयरिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट वेट बेयरिंग जरूर करवाएं। नेक्स्ट है सीमेंटलेस और हाइब्रिड। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि जी सीमेंटलेस है, ठीक है, तो हम लोगों ने फिर पार्शियल वेट बेयरिंग की तरफ जाना है। ठीक है, आफ्टर तकरीबन 6 वीक्स तक हम लोगों ने पार्शियल वेट बेयरिंग करवानी है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि जी आफ्टर दैट 6 वीक्स हम लोगों ने कंप्लीट वेट बेयरिंग की तरफ जाना है। ठीक है, और इसके अलावा वो कहते हैं कि ये फिर अल्टीमेटली जब आपकी कंप्लीट वेट बेयरिंग हो जाएगी तो फिर कोई भी इशू नहीं, फिर आपने वॉक भी करवानी है और सब कुछ करवाना है। ठीक है, दैट इज फॉर सीमेंटलेस एंड हाइब्रिड कि आपने सबसे पहले स्टार्ट लेना है पार्शियल वेट बेयरिंग से एंड मूव करने टुवर्ड्स कंप्लीट वेट बेयरिंग। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट इज सर्जिकल अप्रोच। ठीक है, सर्जिकल अप्रोच में वो कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड मिनिमल इन्वेसिव अप्रोच। वो कहते हैं जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसमें ऑब्वियसली हम लोग वेट बेयरिंग जो है वो ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली आपके पास सॉफ्ट टिश्यू डैमेज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, एक तो एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यूज डैमेज होते हैं और सॉफ्ट टिश्यू का डैमेज भी ज्यादा होता है। ठीक है, मींस टू से नंबर ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज दे आर मल्टीपल नंबर ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज आर इन्वॉल्व्ड एज कंपेयर टू मिनिमल इन्वेसिव, और जो डैमेज है दैट इज मोर बिगर एज कंपेयर टू मिनिमल इन्वेसिव। तो जब तो स्टैंडर्ड अप्रोच यूज हुई है तो हम लोगों ने क्या करना है, मिनिमल वेट बेयरिंग की तरफ जाना है, पार्शियल वेट बेयरिंग की तरफ जाना है। ठीक है, सून आफ्टर द सर्जरी, और वो पार्शियल वेट बेयरिंग जो कि टॉलरेबल हो। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि जी जो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या करना है, वेट बेयरिंग की तरफ जाना है। ठीक है, और वो वेट बेयरिंग करवानी है जो कि टॉलरेबल हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। ठीक है, इसमें हमने पार्शियल वेट बेयरिंग की हमें कोई जरूरत नहीं है मिनिमल इन्वेसिव में। मिनिमल इन्वेसिव में आपने कंप्लीट वेट बेयरिंग करवानी है, बट डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन। ठीक है, पेशेंट के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली आपने वेट बेयरिंग करवानी है उसको। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रोकेंटेरिक ऑस्टियोटमी। ये भी एक सर्जिकल अप्रोच होती है। ट्रोकेंटेरिक ऑस्टियोटमी का मतलब क्या होता है कि जहां पर हम अक्सर क्या करते हैं, ग्रेटेड ट्रोकेंटर को बेटा कट एक्सरसाइज कर देते हैं, कट करके निकाल देते हैं। ठीक है, अगर तो कोई सर्जिकल अप्रोच ऐसी यूज हुई है जिसमें ग्रेटेड ट्रोकेंटर को उन्होंने कट करके निकाल दिया, ठीक है, तो फिर बेटा यहाँ पे वेट बेयरिंग जो है वो कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी टू 6 to 8 वीक्स। ठीक है ना, और वो कहते हैं कि ज्यादा देर की भी हो सकती है, इट कुड टेक 3 to 4 months एज वेल। ठीक है, जब तक कि बोन हीलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती उस जगह पे। ठीक है, now the other factors which are related to weight bearing is the use of bone graft। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जहां पर आपकी बोन ग्राफ्ट यूज हुई है, मीन्स टू से आपने किसी और जगह से बोन का हिस्सा लेके वहां पर आपने बोन हिप जॉइंट के अराउंड कहीं बोन इंसर्ट की है। ठीक है, टू इम्प्रूव द बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है, तो जहां पर आपने बोन ग्राफ्ट यूज किया है, ठीक है, वहां पे ऑब्वियसली वेट बेयरिंग क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। वहां पे आप वेट बेयरिंग नहीं करवा सकोगे सून आफ्टर द सर्जरी। ठीक है, लेकिन जहां पर बोन ग्राफ्ट यूज नहीं हुई, ठीक है, जहां पे सिर्फ पेशेंट के बोन को कट किया गया और वहां पे प्रोस्थेटिक इम्प्लांट इंसर्ट कर दिया गया, वहां पे आप इमीडिएटली वेट बेयरिंग करवा सकते हैं। ठीक है, नाउ जी बेटा, यहाँ तक बात की समझ आ गई है, हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अर्ली पोस्ट ऑफ वेट बेयरिंग। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं बेटा, ये बहुत अच्छे तरीके से फिंगर टिप्स के ऊपर आने चाहिए। जी बच्चों, बात की समझ आ गई। यस सर, आ गई है। नाउ द नेक्स्ट इज के व्हाट प्रिकॉशंस यू आर गोइंग टू फॉलो आफ्टर पोस्ट ऑफ आफ्टर सर्जरी। ठीक है, टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी के बाद आप लोगों ने कौन सी रेंज ऑफ मोशन प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। ठीक है, ये कौन सी प्रिकॉशंस है। ठीक है, सबसे पहले वो कहते हैं कि जी डिफरेंट अप्रोचेस के लिए डिफरेंट प्रिकॉशंस है। आप लोगों ने इन तमाम प्रिकॉशंस को अच्छे तरीके से याद करना है रिगार्डिंग द अप्रोच विच वी यूज्ड। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पोस्टरोलेटरल अप्रोच। अगर तो वो कहता है आपने पोस्टीरियर या पोस्टरोलेटरल अप्रोच यूज की है तो रेंज ऑफ मोशन में बेटा सबसे पहली बात ये कि आपने हिप फ्लेक्शन 90 डिग्री से बियॉन्ड नहीं लेके जाने देनी।
हिप फ्लेक्शन 90 डिग्री से बियॉन्ड नहीं लेके जाने देनी, और इसके अलावा वो कहते हैं कि आपने एडक्शन और इंटरनल रोटेशन नहीं करवानी होती, ठीक है। एडक्शन और इंटरनल रोटेशन आपने नहीं करवानी, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि अगर हम एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग की बात करें तो फिर कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों ने सोफा चेयर्स, जो लो चेयर्स हमको बोलते हैं, आपने उन पे पेशेंट को नहीं बैठने देना। क्रॉस लेग्स के साथ, जिसको हम लोग लेमन लैंग्वेज में कहते हैं चौकड़ी मार के बैठना, ठीक है, या क्रॉस लेग टांग के ऊपर टांग रख के जैसे बैठते हैं, ठीक है, उस तरीके से आपने नहीं बैठना, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जब भी आपने उठना है, ठीक है, फ्रॉम द बेड टूवर्ड्स द चेयर और फ्रॉम द चेयर टूवर्ड्स सिटिंग, ठीक है, या ट्रांसफर होना है तो आपने ट्रांसफर होना है हमेशा अनइन्वॉल्व साइड के ऊपर, ठीक है। कभी भी उस इन्वॉल्व साइड को आपने यूज नहीं करना ट्रांसफर के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि जी अगर आपका जो बेड है, ठीक है, जिस पे आपने सोना है, अगर वो बेड नीचा है और आपको बैठना पड़ता है उस बेड पे काफी नीचे तक, ठीक है, तो आपको उसको रेज करवाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर जैसे टॉयलेट सीट है, ठीक है, तो उसको भी आप लोगों ने रेस्ट करवाना है, ठीक है। शॉवर के लिए भी आप लोगों ने शॉवर सीट रखनी है और वो भी हाई सीट होनी चाहिए, ठीक है, लो सीट इज नॉट परमिसेबल, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जब आप लोगों ने सीढ़ियां चढ़नी हैं, ठीक है, तो अनइन्वॉल्व साइड से चढ़नी है, और जब आपने सीढ़ियां उतरनी है तो इन्वॉल्व साइड से उतरनी है। बेटा इसका मुझे कोई मतलब समझा दे कि जैसे जब मैंने चढ़ना है तो जिस साइड की आर्थ्रोप्लास्टी हुई होगी उसके साथ नहीं चढ़ना, बल्कि साउंड जिसकी नहीं हुई हुई उसके साथ चढ़ना है, लेकिन जब उतरना है तो उसके साथ उतरना है जिसकी आर्थ्रोप्लास्टी हुई हुई है। बेटा ये बता दें इसके बारे में, किसी को समझ है तो इस चीज की। एनी पार्टिसिपेंट? सर इसमें ये हो सकता है कि चढ़ते हुए आपको ग्रेविटी अपोज करती है, तो इसलिए आपने ज्यादा वेट नहीं डालना। उतरते हुए आप ग्रेविटी अपोज नहीं करती तो आप वेट डाल सकते हो जिधर आर्थ्रोप्लास्टी हुई है। नहीं बेटा दोनों दफा में ग्रेविटी तो दोनों दफा में इफेक्ट होगी ना। हम एंटी ग्रेविटी पोजीशन वो कहते हैं कि जिसमें आप पैरेलल हो जाते हो, लेट से जैसे बेड के ऊपर आप हम लेटे हों तो वो एंटी ग्रेविटी पोजीशन होती है। उसमें अगर हम साइडवेज में कोई भी मूवमेंट करते हैं तो दैट इज एंटी ग्रेविटी। लेकिन जब हम चल रहे हैं या खड़े हैं तो ग्रेविटी हर डायरेक्शन में आपको अफेक्ट कर रही है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है बेटा, जब हमने असेंड करना है, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो साउंड लेके उसके साथ असेंट करना है, ठीक है, या उसको लीड पे रखना है और पीछे इसको लेकर आना है। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जब आपने अगर यहाँ पे ड्यूरिंग असेंडिंग अगर आप इन्वॉल्व साइट को जिस पे हिप आर्थ्रोप्लास्टी हुई है अगर आप उसको रखोगे, ठीक है, तो उसमें वो कहते हैं हिप फ्लेक्शन के चांसेस हैं कि दैट विल लीड टू, ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन। ऐसे ही है ना बेटा, हमने स्टेज चढ़ दी है तो हमने अभी क्या पढ़ा प्रिकॉशंस में कि जी 90 डिग्री फ्लेक्शन नहीं करने देनी हिप जॉइंट की, 80 से 90 डिग्री फ्लेक्शन नहीं करने देनी। ऐसे ही है ना? यस सर। ठीक है, तो हम क्यों अब सीढ़ियों के लिए हम लोग क्यों छोड़े उस जगह से, क्यों, जब कि हमें पता है कि जी यहाँ पे तो हिप फ्लेक्शन हो सकती है 90 डिग्री तक, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये। दूसरी बात क्या है कि जब आप लोगों ने उतरना है तो साउंड लिम्ब के साथ नहीं उतरना। अब वो कहते हैं जब आप साउंड लिम्ब के साथ उतरोगे, ठीक है, तो देर आर चांसेस के जी हिप जॉइंट जो है वो एक्सटेंशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन में चला जाए जिसकी हिप आर्थ्रोप्लास्टी हुई है। ऐसे ही होता है ना, जब हम एक टांग नीचे रखते हैं तो दूसरी टांग क्या होती है एट द सेम टाइम कंप्लीट एक्सटेंशन में जा रही होती है, ठीक है, सही है ना कि नहीं सही? यस सर। ठीक है, तो जब वो एक्सटेंशन में जा रही है तो तब भी उसके पास उसके चांसेस हैं केजी, क्योंकि पोस्टरोलेटरल अप्रोच है तो वो रहेगी, तो फिर उसके डिसलोकेशन के चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। तो हमेशा किसके साथ उतरना है, इन्वॉल्व साइड के साथ उतरना है, और चढ़ना किसके साथ है, अनइन्वॉल्व साइड के साथ चढ़ना।
फिर वो कहते हैं कि आपने अपनी किसी भी ट्रंक की रोटेशन को अलाउ नहीं करना, आपने घूमना नहीं है अपनी उस इन्वॉल्व साइड के ऊपर। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग एक रोटेट करते हैं ऑन लोअर एक्सट्रीमिटी, वो कहते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी पर आपने रोटेट नहीं करना, खास तौर पर उस साइड पर जिस साइड पर हिप आर्थ्रोप्लास्टी हुई है। हाँ, अगर रोटेशन की जरूरत है तो आप वो उसके उस लेग के ऊपर रोटेट करो जहाँ पे हिप आर्थ्रोप्लास्टी नहीं हुई। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं जब आपने सोना है तो उसमें आपने एबडक्शन पिलो यूज करना है ताकि आपके लेग्स के एडक्टर्स जो हैं वो टाइटनेस की तरफ ना जाएं, ना उनके कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हों। ठीक है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि आपने साइड लाइन पोजिशन को अवॉइड करना होता है। साइड लाइन पोजिशन को क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि देर आर चांसेस ऑफ गोइंग द हिप इन इंटरनल रोटेशन एज वेल एज एडक्शन। ठीक है। उसमें क्या है, आपका जो हिप है वो एडक्शन में भी जा रहा है, इंटरनल रोटेशन में भी जा रहा है। इसलिए वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आपने साइड लाइन पोजिशन नहीं जाने बनाने देनी पेशेंट को। पेशेंट को क्या कहना है, सीधा लेटें। ठीक है, स्पाइन लाइन पोजिशन में लेटें बट विद एबडक्शन पिलोज। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात की समझ आ जी आगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी गलती होती जी है सर, तो आगे। अल्टीमेटली रिहेबिलिटेशन पॉसिबल नहीं हो सकेगी, पेशेंट को कोई ना कोई कंप्लेंट बाकी रहेगी। इसलिए ये प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट इज एंटीरियर और एंट्रोलेटरल अप्रोच और डायरेक्ट लेटरल अप्रोच। इन तमाम अप्रोचेस जो बाकी रिमेनिंग रह गए हैं, एंटीरियर और एंट्रोलेटरल अप्रोच, इनमें क्या करना है? इसमें वो कहते हैं रेंज ऑफ मोशन में सेम वही के जी, हिप फ्लेक्शन 90 डिग्री से बियॉन्ड आपने अलाउ नहीं करनी। ठीक है। फिर वो कहता है कि आपने एबडक्शन और इंटरनल एक्सटर्नल फ्लेक्शन, एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन, जिसमें हम लोग फैबर टेस्ट भी किसी को बोलते हैं। एक फैबर टेस्ट होता है सैक्रोइलिक जॉइंट की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए, उसको हम फैबर टेस्ट बोलते हैं। उसमें जो एफ होता है दैट इज फॉर फ्लेक्शन, ए बी जो होता है दैट इज फॉर एबडक्शन, और ई फैबर में ई आर होता है दैट इज फॉर एक्सटर्नल रोटेशन। तो ये जो फैबर टेस्ट है, जी बच्चों आवाज आ रही है? यस सर, आगे। ओके बेटा, सॉरी एक कॉल आ गई थी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई हैव टू अटेंड दैट। ओके, सो नेक्स्ट क्या है कि आपने हिप की एक्सटेंशन, एडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है, दैट इज आल्सो वल्नरेबल फॉर द हिप जॉइंट। ठीक है, जहां पर भी आपकी एक्सटेंशन है, एडक्शन है, ठीक है, और एक्सटर्नल रोटेशन है, ये तीनों कंबाइंड मूवमेंट्स जहां पर भी हो रही हैं, आपने इन चीजों, इन एक्टिविटी से अवॉइड करवाना है पेशेंट को। ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपके पास आ जाती है कि अगर तो ग्लूटियस मीडियस जो है वो बेटा आपका इंसाइज्ड हुआ है या ट्रोकेंटेरिक ऑस्टियोटमी हुई है, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने हिप एबडक्शन नहीं करवानी टिल 6 to 8 वीक्स। ठीक है, ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जी जहां पर ट्रोकेंटेरिक ऑस्टियोटमी हुई हो वहां पर आप लोगों ने क्या करना है, मूवमेंट्स को अलाउ नहीं करना। ठीक है, कम से कम 3 से 4 महीनों तक आपको रेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो हिप एबडक्शन आपने अलाउ नहीं करनी। ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले वो कहते हैं आपने लेग्स को क्रॉस नहीं करना। ठीक है, और वो कहते हैं कि वॉक के वक्त, ठीक है, आपने क्या करना है कि जो ऑपरेटेड हिप है उसके ऊपर हाइपर एक्सटेंशन नहीं होने देनी। मीन्स टू से कि आपने जब भी स्टेप लेना है, ठीक है, तो आपने उतना स्टेप लेना है कि जिससे आपकी जो इन्वॉल्व साइड है, लेट्स से इफ लेफ्ट साइड इज involved,
ठीक है, एंड द राइट वन इज द नॉर्मल। ठीक है, तो आपने राइट साइड से उतना स्टेप लेना है कि लेफ्ट साइड के ऊपर क्या आए, हाइपर एक्सटेंशन ना आए। ठीक है, आप स्टेप जरूर लें राइट साइड से, लेकिन इतना नहीं कि उस लेफ्ट साइड के ऊपर हाइपर एक्सटेंशन आना शुरू हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कि जी आपने ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करवानी जिसमें आपको कॉन्टिन्यूस खड़ा होना पड़े। ठीक है, ऑपरेटेड लेग के ऊपर। ठीक है, और उसी ऑपरेटेड लेग के ऊपर आपने रोटेशन भी नहीं होने देनी अपनी पूरी बॉडी की। Now, this was all about total hip arthroplasty. Now we are going to study the hemiarthroplasty. कि what is hemiarthroplasty? Hemiarthroplasty means कि जब दोनों articular surfaces में से किसी एक articular surface को क्या करना पड़े, replace करना पड़े with a prosthetic implant, we called it as hemiarthroplasty. अच्छा, hemiarthroplasty के लिए करते हैं, वो कहते हैं ऐसे तमाम fractures, ठीक है, जो कि नेक को या फिमोरल हेड को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सही है, उनको हम लोग इंट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर्स बोलते हैं या एक्स्ट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर्स बोलते हैं, वो मैं आगे जाके आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो ऐसे तमाम फ्रैक्चर्स जो इंट्रा कैप्सूलर हों या एक्स्ट्रा कैप्सूलर हों, ठीक है, उन पेशेंट्स में जिनमें बोन स्टॉक जो है वो बहुत कम है या बोन मिनरल डेंसिटी बहुत कम है और जो बूढ़े लोग हैं, ठीक है ना, उसमें वो कहते हैं कि जी आपने ये हेमिआर्थ्रोप्लास्टी परफॉर्म करनी है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि ऐसे तमाम फ्रैक्चर्स, ठीक है, जिनमें इंटरनल फिक्सेशन हुई थी, ठीक है ना, लेकिन यही इंट्रा कैप्सूलर या एक्स्ट्रा कैप्सूलर जितने भी फ्रैक्चर्स हैं इनमें हुई इंटरनल फिक्सेशन, ठीक है, लेकिन अगर वो इंटरनल फिक्सेशन फेल हो गई है किसी भी वजह से, तो तब भी आपने क्या करनी है, हेमिआर्थ्रोप्लास्टी की तरफ जाना है। फिर नेक्स्ट में आपके पास आ जाता है इफ इज अ स्वेयर डीजनरेशन ऑफ द मोरल हेड। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जी इस ऐसी तमाम कंडीशंस या ऐसी तमाम डीजनरेटिव जॉइंट डिजीजेस जिससे फेमोरल हेड में जो है वो प्रोलॉन्ग डीजनरेशन हो जाए, ठीक है, उसमें भी क्या करना है, आपने हेमिआर्थ्रोप्लास्टी की तरफ जाना है। ठीक हो गया। So these are the three indications of hemiarthroplasty. Now वो कहता है how the fracture is going to happen. ठीक है बेटा, आप सब लोगों ने काफी दफा शायद अपनी फैमिलीज में भी, अल्लाह ना करे, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि जहाँ पर बूढ़े लोग होते हैं फैमिलीज में, अक्सर हम सुनते हैं कि जी वजू करने गए, ठीक है, तो वजू करते करते गिर गए या गुस्ल खाने में गिर गए, ठीक है, वजू करते हुए, तो डेट इज एक्चुअली के जी हिप की तमाम जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो उतने अच्छे एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे होते और ना वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जब वो सिंगल लेग के ऊपर स्टैंड करते हैं, ठीक है, और कोई मूवमेंट परफॉर्म करने लगते हैं, ठीक है, तो there are chances कि वो फ्लिप हो जाएं, ठीक है, जिसकी वजह से फॉल सही होता है। और वो कहता है कि फॉल के आफ्टर फौरन बाद अगर आपको ग्रॉइन एरिया में या हिप रीजन में पेन महसूस हो, ठीक है, तो आपने फौरन एक्सरेज की तरफ जाना होता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि जैसे ही आप पैसिव या एक्टिव मूवमेंट्स करवाना शुरू करते हैं पेशेंट को, ठीक है, तो उसकी तब भी उसको पेन होता है, वेट बेयरिंग वो परफॉर्म नहीं कर सकता और यूजुअली वो कहते हैं एक्सटर्नली रोटेट कर लेता है हिप जॉइंट, ठीक है ना, मीन्स टू से पेशेंट जो है वो अल्टीमेटली अपने लेग को शॉर्टनिंग की तरफ ले जाता है या नी को फ्लेक्स करके, ठीक है, या फिर अपने आप को बेंड करके एक साइड पे बहुत ज्यादा बेंड हो जाता है और नी को या हिप को फ्लेक्स कर लेता है। मतलब हिप फ्लेक्शन में, नी फ्लेक्शन में और यूजुअली एक्सटर्नली रोटेटेड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कहता है कि जी यहाँ पे दैट पिक्चर यूजुअली डिपिक्ट्स के देयर इज अ फ्रैक्चर ऑफ द हिप जॉइंट, ठीक है, वेदर इट इज इंट्राकैप्सुलर और एक्स्ट्रा कैप्सुलर, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि जी these hip fractures they are more common among females as compared to males, ठीक है, और वो कहते हैं कि जी फ्रैक्चर्स अगर कॉमन फॉल की वजह से हैं तो they also occur as a result of traumatic injury, ठीक है ना। अब वो कहते हैं traumatic other traffic accident which can lead to fracture of the hip joint, ठीक है। Now देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि जी जो आपके फ्रैक्चर्स हैं वो इन कॉजेज ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। इसमें सबसे पहले वो कहता है ऑस्टियोपोरोसिस।
ऑब्वियसली ओल्ड एज है, तो ओल्ड एज में ऑस्टियोप्रोसिस सबसे कॉमन फैक्टर है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि जी जो फ्रैक्चर्स वो कॉमनली अकर करते हैं। फिर वो कहते हैं कि सडन ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। अब आप देखें कि वजू करते हुए भी इफ देयर इज अ सडन ट्विस्टिंग मूवमेंट तो तब भी हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, हाई इम्पैक्ट ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि फॉल जो है वो अल्टीमेटली उसी जगह को फ्रैक्चर कर सकता है जहां पर इफ देयर इज एन ऑस्टियोप्रोटिक, और जहां पर कोई पैथोलॉजी थी लास्ट टाइम, ऑस्टियोप्रोसिस भी एक पैथोलॉजी है, तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, और या वो कहते हैं कि ऑस्टियोप्रोटिक बोन्स में फ्रैक्चर हो जाए, तो दैट इज एक्चुअली पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जी देयर आर हायर रेट ऑफ डिसेबिलिटी बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, इन मोबिलिटी। वो कहता है कि जी यहाँ पे अक्सर जो पेशेंट होते हैं ना बेटा ओल्ड एज, ठीक है, वो ज्यादातर फिर इन्हिसार करना शुरू कर देते हैं वॉकर्स पर, ठीक है, वॉकर्स के जरिए चलेंगे, ठीक है, या वॉकर्स के जरिए खड़े होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से और थोड़ा सा डर भी जाते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस भी लूज हो चुका होता है कि जी मैं पहले एक दफा खड़े हुए गिर चुका हूँ, तो अब वो क्या करते हैं, वॉकर की तरफ आते हैं या स्टिक्स की तरफ आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डिसेबिलिटी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी अगर हम बात करें देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स, इंट्राकैप्सुलर और एक्स्ट्रा कैप्सुलर। जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, इंट्राकैप्सुलर वो फ्रैक्चर्स हैं जो कि विद इन द कैप्सूल अकर कर रहा है, और एक्स्ट्रा कैप्सुलर वो फ्रैक्चर्स हैं जो आउटसाइड द कैप्सूल अकर कर रहे हैं। अगर हम इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर की बात करें, ठीक है, तो इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर में फेमोरल हेड, फेमोरल नेक और सब कैपिटल फ्रैक्चर होता है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जी फेमोरल हेड मींस कि फेमोरल हेड का फ्रैक्चर हो जाए, फेमोरल नेक मींस फेमोरल नेक का फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है। और सब कैपिटल का मतलब क्या है, सब कैपिटल का मतलब क्या है, जस्ट beneath or just between the two things, that is the femoral head and the femoral neck, इन दोनों के दरमियान जो एरिया है अगर उस चीज का फ्रैक्चर हो जाए तो दैट इज सब कैपिटल फ्रैक्चर, ठीक है। वो कहते हैं कि जी जो फेमोरल नेक फ्रैक्चर होता है उसको हम लोग बाद में दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दैट इज ट्रांस सर्वाइकल और बेसिस सर्वाइकल, ठीक है। ट्रांस सर्वाइकल और बेसिस सर्वाइकल फ्रैक्चर्स का मतलब क्या है कि एक फ्रैक्चर जो वो दैट इज क्लोजर टू द हेड एंड द अदर वन इज क्लोजर टू द ट्रोकेंटेरिक लाइन, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी जो एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर्स होते हैं उनमें आपके पास एक्स्ट्रा कैप्सुलर में हम लोग सब ट्रोकेंटेरिक और इंटरट्रोकेंटेरिक में उसको डिवाइड कर देते हैं। इंटरट्रोकेंटेरिक का मतलब क्या है कि ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर के दरमियान जो फ्रैक्चर हो रहा है, ठीक है, और सब ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर मींस के बीनीथ द ग्रेटर ट्रोकेंटर और बीनीथ द लेसर ट्रोकेंटर, ठीक है, एनी वन ऑफ इट, किसी भी ट्रोकेंटर के नीचे अगर फ्रैक्चर हो रहा है। इंटरट्रोकेंटेरिक का मतलब क्या है कि ग्रेटर ट्रोकेंटर से स्टार्ट होगा टुवर्ड्स द इनर ट्रोकेंटर, टुवर्ड्स द लेसर ट्रोकेंटर तक वो फ्रैक्चर लाइन आएगी, दैट इज इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर। लेकिन जो सब ट्रोकेंटेरिक है, ठीक है, दैट इज जस्ट बीनीथ द ग्रेटर ट्रोकेंटर, जस्ट बीनीथ द लेसर ट्रोकेंटर, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि एक्स्ट्रा कैप्सूलर में कोई भी ब्लड सप्लाई लॉस नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे नेक को कोई मसला नहीं होता, नेक को फ्रैक्चर नहीं होता, ठीक है। लेकिन वो कहता है जो इंट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर होते हैं उनमें वो क्या कहते हैं, नेक को फ्रैक्चर पॉसिबल है। जो इंट्रा कैप्सूलर है उनमें ब्लड सप्लाई का लॉस पॉसिबल है, और उस ब्लड सप्लाई के लॉस की वजह से वेस्कुलर नेक्रोसिस पॉसिबल है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात की समझ आ गई पार्टिसिपेंट्स, जी यहाँ सर तक आ बात गई की है। समझ आ गई। Now, if we talk about indications of surgery, ठीक है, ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन जिसको हम लोग ऑरएफ बोलते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर है या एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर है, वो ऑब्वियसली उसको मैनेज तो करना है। तो वो कहते हैं मैनेज के लिए एक तो बात हमने की थी कि जी हेमिआर्थ्रोप्लास्टी कर सकते हैं, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट चीज है हेमिआर्थ्रोप्लास्टी से पहले, दैट इज ओपन रिडक्शन है इंटरनल फिक्सेशन। हाँ, वो कहते हैं ओपन इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर्स हों लेकिन वो डिस्प्लेस्ड हों या अनडिस्प्लेस्ड हों, लेकिन होने इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर। अभी तो ऐसे इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इजीली और इसकी तरफ जाएंगे, ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन की तरफ जाएंगे। फिर वो कहते हैं इफ देयर इज डिसलोकेशन ऑफ द हिप और डिसलोकेशन ऑफ द फेमोरल हेड अलोंग विद द फ्रैक्चर, ठीक है।
उसके बाद वो कहता है कि जी इंटरट्रोपेंटेरिक फ्रैक्चर्स हों, ठीक है, चाहे वो डिस्प्लेस्ड हो चाहे अनडिस्प्लेस्ड हो, ठीक है, और वो कहता है या सब ट्रोपेंटेरिक फ्रैक्चर्स हों, ठीक है ना। सब ट्रोपेंटेरिक फ्रैक्चर्स हमेशा स्टेबल होंगे तो फिर हम लोग किसकी तरफ जाएंगे, आरएफ की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। अगर तो वो भी ज्यादा वो है मीन्स टू से कि डिस्प्लेस्ड हैं तो हम लोग आरएफ की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि हम लोग हेमी आर्थ्रोप्लास्टी की तरफ जाएंगे, ठीक है बच्चों। नाउ वी टॉक जी अबाउट सर। ओवरयूज सिंड्रोम्स, ठीक है। ओवरयूज सिंड्रोम्स में बेटा आपके पास आ जाते हैं डिफरेंट टेंडिनाइटिस और मसल पुल। उसमें वो कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस है। अब होता क्या है, ग्रेटर ट्रोकेंटर है ना बेटा, ग्रेटर ट्रोकेंटर पे ग्लूटियस मीडियस आके लगता है। अब ग्लूटियस मीडियस क्योंकि एक एक्यूट एंगल बना रहा होता है विद द ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है, तो ज्यादातर जो लोग रेपिटेटिव हिप एब्डक्शन एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उनमें क्या चांस होता है कि ग्रेटर ट्रोकेंटर इम्पिंज होना शुरू हो जाए, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जैसे जैसे ग्रेटर ट्रोकेंटर इम्पिंज होना शुरू होता है तो एक्चुअली ग्रेटर ट्रोकेंटर मसल के ऊपर इम्पिंजमेंट कॉज करता है और वहां पर अल्लाह ताला ने एक बरसा रखा होता है, ठीक है, जो एक्चुअली इस इम्पिंजमेंट को बचाता है कि ग्रेटर ट्रोकेंटर किसी तरीके से इस इम्पिंजमेंट को ना प्रोड्यूस करे और मसल को टीयर ना कर दे। इसलिए अल्लाह ताला ने वहां पर एक बरसा रखा हुआ है जो कि एक्चुअली फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करता है बिटवीन दिस टू थिंग्स, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर। लेकिन वो कहते हैं कि जब रेपिटेटिव एक्टिविटीज होती हैं तो यही बरसा जो होता है वो इन्फ्लेम्ड हो सकता है और इस बर्साइटिस हो सकती है, ठीक है। अब वो कहते हैं ये जो बर्साइटिस है, ठीक है, ये सिंपली वो कहते हैं अगर आप इसकी पेन को लोकलाइज करें, ठीक है, तो लेटरल साइड के ऊपर आती है और ये यूजुअली ट्रैवल डाउन करती है टुवर्ड्स द हिप जॉइंट, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जी अगर हम बात करें सॉस बर्साइटिस की तो वो कहते हैं सॉस bursitis is the bursa that is going to provide support to the psoas muscles, ठीक है। अब जो psoas muscles हैं, psoas major एंड psoas minor हैं, इनकी लेसर ट्रोकेंटर पर आके अटैचमेंट है और यहाँ पर भी एक बरसा है जो कि एक्चुअली इनकी फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। तो वो कहते हैं कि जी ये जो सॉस मेजर मसल है, ठीक है, सॉस माइनर मसल है, मींस टू से हिप फ्लेक्सर्स हैं, इनकी रेपिटेटिव एक्टिविटी की वजह से भी क्या हो सकता है आपके पास सॉस बर्साइटिस हो सकता है। फिर आपके पास आ जाता है एशियोटिबियल एशियोग्लूटियल बर्साइटिस, ठीक है। अब आप सब लोगों ने सुना होगा कि बेटा हमें किस जब बैठना चाहिए तो हम लोग किसके ऊपर अपना वेट बेयर करें, ठीक है। इसमें हम लोगों को कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो जरूरी है दैट इज एशियोग्लूटियल ट्यूब्रोसिटीज, ठीक है। दिस ट्यूब्रोसिटीज are actually there to help us to weight bear, ठीक है। मीन्स टू से जो ट्रंक का अपर ट्रंक का जितना भी वेट है वो डायरेक्टली pelvis की एशियोग्लूटियल ट्यूब्रोसिटीज के ऊपर आता है, ठीक है। और इन एशियोग्लूटियल ट्यूब्रोसिटीज पर अल्लाह ताला ने क्या रखे हुए हैं, ठीक है, बरसात रखे हुए हैं जो कि एक्चुअली क्या करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, सॉफ्टन पैड प्रोवाइड करती हैं टू द वेट बेयरिंग एरियाज, ठीक है। लेकिन यूजुअली वो कहता है कि जो रेपिटेटिवली हार्ड सरफेसेस के ऊपर बैठना और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बैठे रहना, ठीक है, जो कि एक्चुअली टेलर्स का काम है, ठीक है, तो उनमें सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि एशियोग्लूटियल बर्साइटिस डेवलप हो जाए, ठीक है, वहां पर जो बर्सा है वो इन्फ्लेम्ड हो जाए और एशियोग्लूटियल बर्साइटिस हो जाए। वो कहते हैं कि अक्सर क्या होता है इस बर्साइटिस की वजह से एसोसिएटेड साइड पे जो शैटिक नर्व है वो भी इम्पिंज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पास शैटिक नर्व के भी साइन है, सिम्टम्स आते हैं, ये शैटिका के भी साइन होता है, ठीक है। और लास्ट वन इज के एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टेंडिनाइटिस और मसल पुल there will be common impairments as well as functional limitations। क्या क्या हो सकती हैं, पेन, गेट में इशू आ सकता है, ठीक है, पेन हो सकती है, वेट बेयरिंग लिमिटेड हो सकती है, ठीक है, मसल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी का लॉस हो सकता है, ठीक है, और मस्कुलर एंड्योरेंस जो है वो आपकी लॉस हो सकती है। So these are actually the impairments that occur as a result of muscle pull or tendinitis. So is there any question बेटा, यहाँ तक समझ आ गई है? यस सर, आगे समझ।
कोई और कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड? नो सर। ठीक है बच्चों, थैंक यू, आप लोग जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज।